नमस्कार। जब हम भारत के पहले बसने वालों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद हड़प्पा के लोग या फिर वैदिक काल के लोग, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि असली कहानी इन सबसे लाखों साल पहले शुरू हुई थी? तो चलिए आज उस महागाथा के पन्ने पलटते हैं। जैसा मैंने कहा, वो ना तो हड़प्पा के लोग थे और ना ही वैदिक ऋषि। वो कोई और था, बहुत पुराना, बहुत अलग। और उनके कदमों के निशान खोजने के लिए हमें पहले उस स्टेज को समझना होगा जिस पर वो चले थे। एक ऐसी धरती जो आज के भारत से एकदम अलग दिखती थी। हमारी कहानी की शुरुआत इंसानों से नहीं, बल्कि जमीन से होती है। मतलब जीवन के आने से बहुत बहुत पहले ये जमीन, जिसे हम आज भारत कहते हैं, एक अकेला वीरान टापू था। सोचिए जरा, अफ्रीका से टूटकर लाखों सालों तक ये समुंदर में यूं ही बहता रहा, अकेला। फिर एक जबरदस्त महाटकराव हुआ। ये द्वीप सीधा यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और इस टक्कर से जमीन ऐसे ऊपर उठी कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, हमारे हिमालय, खड़े हो गए। इन पहाड़ों ने मॉनसूनी हवाओं को रोक लिया और पहली बार इस सूखी जमीन पर जिंदगी देने वाली बारिश हुई। इस तरह एक बंजर चट्टान देखते ही देखते एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गई। मतलब एक ऐसा स्टेज तैयार हो गया जो आने वाले एक बहुत बड़े ड्रामे के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इस नई हरी भरी दुनिया पर राज था स्टेगोडॉन जैसे विशालकाय जानवरों का। आप सोचिए, उनके दांत 10-10 फुट लंबे होते थे। लेकिन इस जन्नत में एक नया और कह सकते हैं एक अनजाना दावेदार आने वाला था। ये आज के इंसान नहीं थे। ये एक बहुत ही साहसी और कुछ नया खोजने वाली प्रजाति थी जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस, मतलब सीधा चलने वाला मानव। यही वो पहले मानव थे जो पूरी तरह से सीधे चले, और यही वो थे जिन्होंने भारत की धरती पर पहला कदम रखा। और हम ये सब कैसे जानते हैं? हमें चेन्नई के पास 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। नर्मदा घाटी में तो उनकी एक खोपड़ी भी मिली है जिससे हमें इन पुराने लोगों का एक चेहरा मिल जाता है। और हाँ, उनके खास हैंड एक्स भी मिले हैं, एक ऐसा मल्टीपर्पज टूल जो उनके जीने का सबूत है। पूरे 10 लाख साल होमो इरेक्टस ने इस जमीन पर राज किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था जो उनकी पूरी दुनिया को खत्म करने वाला था। यहां से 3000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में टोबा सुपर वोल्केनो, एक महाज्वालामुखी ऐसी ताकत से फटा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, एक ऐसी घटना जिसे पूरी दुनिया को महसूस करना था। विस्फोट से आसमान काला पड़ गया, हवा जहरीली हो गई, नदियां जहर बन गईं और अचानक एक भयानक ठंड की लहर दौड़ गई। ये एक तरह से इस धरती के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा था, सब कुछ खत्म। तो सवाल उठता है, वो हार क्यों गए? पहला कारण उनका शरीर। उनके बड़े एथलेटिक शरीर को चाहिए थी ढेर सारी एनर्जी, जो खाना गायब होने के बाद मिलना नामुमकिन था। दूसरा, उनके औजार। वो भारी भरकम हैंड एक्स अब जो छोटे फुर्तीले जानवर बचे थे उनके शिकार के लिए बिल्कुल बेकार थे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उनकी सोच। वो बस आज में जीते थे। भविष्य की प्लानिंग करना, खाना स्टोर करना या इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना, ये उनकी फितरत में था ही नहीं। तो आखिर में वो अपनी ही बायोलॉजी और कह सकते हैं कि नयापन ना ला पाने की वजह से हार गए। लेकिन ये महाविनाश एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने एक नई प्रजाति के लिए स्टेज को बिल्कुल साफ कर दिया था। हमारे अपने पूर्वज होमो सेपियंस। अफ्रीका में भूखमरी का सामना करते हुए उन्होंने एक खतरनाक सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय आइस एज की वजह से समंदर का लेवल कम था, तो उन्होंने साधारण नावों पर बैठ के लाल सागर को पार किया। और फिर हजारों सालों तक एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी समुंदर के किनारे किनारे पूरब की ओर चलती रही। वो चलते रहे जब तक कि उनके वंशज आखिरकार उस जमीन पर नहीं पहुंच गए जो टोबा की राख से दोबारा जिंदा हुई थी। लेकिन ये नया स्वर्ग भी कोई आसान जगह नहीं थी। ये घने जंगलों और खतरनाक शिकारियों से भरी एक बहुत ही खतरे वाली जगह थी। तो एक अनजान जंगल में वो जिंदा कैसे बचे? इसका जवाब उनकी ताकत में नहीं था, जवाब था उनकी अक्ल में,
उनकी समाज की ताकत में और प्रकृति को समझने की उनकी काबिलियत में। उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं जैसी जगहों में पनाह ली। ये एक तरह से इस खतरनाक दुनिया के खिलाफ इंसानियत का पहला मजबूत किला था। इन गुफाओं के अंदर आग ने उन्हें गर्मी और सुरक्षा दी, और इसी आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने समाज की नींव रखी, एक ऐसा सोशल नेटवर्क जिसने उन्हें जिंदा रखा। लेकिन बाहर की दुनिया को जीतने के लिए उन्हें एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति की जरूरत थी। और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने माइक्रोलिथ का आविष्कार किया। ये छोटे, तेज धार वाले पत्थर के टुकड़े थे जो खतरनाक भालों और तीरों की नोक बने। सच कहूं तो ये अपने समय की एक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो उनका दिमाग आजाद हुआ, जिंदगी, मौत और इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में गहरे सवाल सोचने के लिए। और इन्हीं सवालों से जन्म हुआ कल्चर का, यानी संस्कृति का, अपनी पहचान दिखाने के लिए कलाकारी करना, और ये गहरा विश्वास कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक और सफर की शुरुआत है। ये जो घूम फिरकर जीने का तरीका था, ये अब खत्म होने वाला था। एक छोटा सा बीज इंसानी इतिहास में अगली बहुत बड़ी छलांग लाने वाला था। लगभग 9000 साल पहले उस बीज ने जड़ें पकड़ी, इंसानों ने खेती करना सीख लिया, और बस इसने सब कुछ बदल दिया। शिकारी अब किसान बन गए, खानाबदोश जिंदगी खत्म हुई जिससे गांव बने, फिर कस्बे, और आखिर में दुनिया की सबसे पहली और महान शहरी सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर लोग झोपड़ियों में रहते थे, हमारे यहाँ के लोग बेहतरीन प्लानिंग वाले शहर बना रहे थे। शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग और साफ सफाई में उनकी समझ अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये सच में कमाल है। तो देखिए, पहले कदम से लेकर पहले शहर तक का ये सफर इंसानी हौसले और जुगाड़ की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी जो महागाथाएं हैं, जैसे महाभारत, क्या वो सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस गहरे सदियों पुराने अतीत की कोई भूली बिसरी याद। ये वो सफर है जो आज के हमें हमारे उस प्राचीन महाकाव्य अतीत से जोड़ता है।